हाँ, इस वीडियो में हम नेत्र विकार पार्ट 2 में एक आँख की दूसरी प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आज का टॉपिक है वो है स्टाई। स्टाई को हम हिंदी में अखीजनी, बिलनी या फिर गुहेरी के नाम से भी जानते हैं। ये तमाम नाम से अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में लोग नाम देते हैं इसको। वास्तव में इसमें होता क्या है कि यह एक पलक के किनारे होने वाला इन्फेक्शस डिजीज है जो एक लाल रंग के गांठ के रूप में डेवलप होती है। इसमें पेन भी होता है, दर्द भी होता है, या फोड़े फुंसी के रूप में दिखाई देती है। यह पलक के बाहर प्रायः होती है, लेकिन कभी कभी ये पलक के अंदर वाले सरफेस पर भी हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण बताया जाता है वह ये यहाँ पर बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड जो तैलीय पदार्थ सिक्रीट करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और परिणाम स्वरूप वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है और वो फिर एक गांठ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो एक फोड़े या फुंसी के रूप में दिखाई देने लगता है। यह काफ़ी दर्द भी देता है और देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है स्टाई, बिलनी, गुहेरी या अखीजनी, जो नाम दे लें आप। यह क्या है? वास्तव में यह एक पलकों पर होने वाला इन्फेक्शस डिजीज है। इसमें खास तौर से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाया जाता है, स्टेफाइलोकोकस, उसी का इन्फेक्शन होता है। या फिर वहाँ पर ये जो तैलीय कचरे इकट्ठे हो जाते हैं, बस ये कचरे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे ये ग्लैंड जो है इसका सिक्रीशन जो है क्लोज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? प्रायः आँखों के बाहरी सरफेस पर या फिर कभी कभी अंदर के सरफेस पर भी एक गांठनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है जो देखने में रेड होता है और उसमें काफ़ी दर्द भी होती है। लगता है कोई साधारण सा फोड़ा फुंसी है, लेकिन नहीं, ये तो वास्तव में एक आँख की प्रॉब्लम है जिसको हम नाम देते हैं स्टाई। अब इसके कारण के बारे में बताया जाता है कि पलक के इर्द गिर्द बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं और सिबेशियस ग्लैंड के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यह एक तरह की ऐसी ग्लैंड होती है जो एक तैलीय पदार्थ का सिक्रीशन करती है जो स्किन को स्मूथ रखने में मदद करता है। तो बहुत सारी ये ग्लैंड्स जो हैं पलकों के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। इनमें से जब कोई ग्रंथि कारण चाहे जो हो वो बंद हो जाती है और उसका सिक्रीशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो वहाँ पर गंदगी या फिर मृत त्वचा की कोशिकाओं या तेल के जमाव के कारण जब वहाँ पर गंदगी डेवलप होती है तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया डेवलप करता है और उस बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है और फिर ये स्टाई या गुहेरी का विकास होने लगता है। और इसमें जो इसका मुख्य बैक्टीरिया बताया जाता है वो है स्टेफाइलोकोकस। हाँ, यही वो बैक्टीरिया है जो स्टाई को जन्म देता है, जिसके इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप स्टाई का डेवलप होना पाया जाता है। तो कारणों में मुख्य रूप से तो यही है कि जो ये सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, इनमें से जब ये कोई ग्लैंड का सिक्रीशन ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है तो वहाँ पर कचरा इकट्ठा होने लगता है, वहाँ पर गंदगी होने लगती है और ये जो डेड सेल्स होती हैं उनका कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये जमाव होने लगता है तो गंदगी फैलती है, कचरा बनता है और जिसका परिणाम होता है बैक्टीरिया का उत्पन्न होना, और ये बैक्टीरिया अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करता है और जहाँ पर इन्फेक्शन होगा वहाँ पर इन्फ्लेमेशन तो होगा ही, और फिर वही एक गांठ के रूप में लालिमा लिए हुए एक दर्द वाली फोड़ा फुंसी के रूप में दिखाई देने वाली ये स्टाई सामने आती है। इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है? तो ब्लेफेराइटिस का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है
और पुअर हाइजीनिक कंडीशंस के कारण भी ऐसा हो सकता है, यानी उसकी कायदे से साफ सफाई न होती रहे। माल न्यूट्रिशन जहाँ पर है वहाँ पर भी स्टाई का होना प्रायः देखा जाता है। फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन की कमी के कारण जो एंटीबॉडी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करने वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जब इसकी कमी हो जाती है तो वहाँ पर इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पर माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, वहाँ पर भी स्टाई डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर इस एरिया की यानी पलकों के इर्द गिर्द की जो एरिया है उसमें जो साफ सफाई की कंडीशन हो, काफ़ी पुअर हो, ढंग से वहाँ की साफ सफाई न होती हो, तो स्टाई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर ये ब्लेफेराइटिस का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ब्लेफेराइटिस पार्ट 1 में आपको बताया गया था, तो उसका भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब इसमें लक्षण क्या क्या दिखते हैं, तो बम्प के केंद्र पर छोटे आकार का पीले स्पॉट का बनना, बम्प माने उभरा हुआ भाग, तो ये जब फोड़ा फुंसी होगी तो वहाँ पर स्किन जो है सामान्य लेवल से उभरे हुए रूप में दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर भी बम्प बनता है, यानी पलक पर आईलिड पर ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है वहाँ पर छोटे आकार का एक पीला येलो स्पॉट कलर का भाग दिखने लगता है, स्पॉट दिखने लगता है येलो कलर का। और क्या होता है, प्रभावित भाग पर दर्द होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और वहाँ पर सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये लक्षण मिलता है। और विजन में दिक्कत, देखने में दिक्कत होने लगती है, ईचिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकता है, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन की भी प्रॉब्लम महसूस होती है। और ये टीयर्स का बनना सामान्य से अधिक मात्रा में, यानी टीयर्स निकलते रहते हैं। तो ये लक्षण यहाँ पर मिलते हैं। अब हम स्टाई का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो उपाय बताया गया इसमें यह है कि विसंक्रमण विधि से आँखों की सफाई करना। यानी आँखों की जब आप सफाई करते हैं तो थोड़ा उसमें जो टेक्निक बताई गई है डिसइंफेक्शन की, उसको अडॉप्ट करते हुए, उसको फॉलो करते हुए हमें आँखों की साफ सफाई करनी चाहिए। हार्ट फोमेंटेशन से भी आराम मिलता है स्टाई के केस में। और एंटीबायोटिक का प्रयोग भी हम करते हैं इसको ठीक होने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवा का यूज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे क्लोरोफेनिकॉल, इसमें इरिथ्रोमाइसिन है, ये काफ़ी उपयोगी एंटीबायोटिक ड्रग माने जाते हैं स्टाई के केस में। तो खास तौर से इनका उपयोग तो हमें करना ही चाहिए। और अगर उसमें दर्द है तो फिर पेन किलर या एनाल्जेसिक ड्रग जैसे एस्टामिनोफेन का भी दर्द को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रीटमेंट में हमें डिसइंफेक्शन के नियमों को फॉलो करते हुए आँखों की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हार्ट एप्लीकेशन, गर्म एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि इन्फेक्शस प्रॉब्लम है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक दवाओं का लाभ भी आपको मिलेगा, तो ये हमें करना चाहिए। खास तौर से जो स्टाई के लिए उपयोगी ड्रग बताए गए हैं वो है क्लोरोफेनिकॉल और इरिथ्रोमाइसिन। जब उसमें दर्द होती है, रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, दर्द भी होती है, तो हम इसमें एक एनाल्जेसिक खास तौर से एस्टामिनोफेन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो कोई एनाल्जेसिक आप ले सकते हैं जिससे आपको दर्द में आराम मिल जाएगा, स्वेलिंग में आराम मिल जाएगा, लेकिन एस्टामिनोफेन का प्रयोग करने से उसको लाभ विशेष मिलता है। अब इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, कैसे बचा जाए, तो रोगी द्वारा प्रयुक्त टॉवेल, रुमाल आदि का प्रयोग न करें। जब कोई पीड़ित व्यक्ति जो स्टाई से सफ़र कर रहा है, अगर अपने रुमाल को, टॉवेल को जो वो यूज कर रहा है, तो फिर उस टॉवेल या रुमाल को या हैंकी को जो एक हेल्दी व्यक्ति है उससे उसका प्रयोग करने से बचना चाहिए, वरना ये उसके अंदर भी फैल सकता है। दूसरा बताया गया, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि ट्रीटमेंट में भी बताया गया कि विसंक्रमण विधि से आँखों सफाई करिए और
पुअर हाइजीन की वजह से भी स्टाई होती है। तो पुअर हाइजीन आने ही क्यों दें आप प्रॉपर तरीके से उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, एक नॉर्मल रूटीन में करें इसको। ऐसा नहीं कि स्टाई किसी को हो गया तो देखा देखी आपने करना शुरू कर दिया, नहीं, आप डेली रूटीन में इसको इंक्लूड कर लीजिए। और प्रॉपर हाइजीन की खास ज़रूरत होती है, और स्टाई से बचने के लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरत है। गंदे हाथों से बार बार आंखों को टच करने से बचना चाहिए, और जगने के बाद कुछ समय के लिए पलकों पर गर्म वॉश क्लॉथ का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तमाम जो बिंदु आज के वीडियो में हमने चर्चा की है आपके साथ, नेत्र विकार पार्ट 2 में जो प्रॉब्लम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है स्टाई, जिसको लोकल भाषा में बिलनी या गुहेरी या खीजनी या अंजनी भी तमाम नामों से लोग अपने अपने लोकेलिटी में जानते हैं। इसमें होता क्या है, स्टाई क्या है? यह एक आंखों की प्रॉब्लम है जिसको तमाम नाम दिए जाते हैं। और ये होती कहाँ है? ये पलकों के आईलिड्स के किनारे पर होने वाली एक इन्फेक्शियस डिजीज है। यहाँ पर होता क्या है, यह एक लाल रंग की गांठ के शक्ल में जो काफ़ी पेनफुल भी होती है और फोड़ा फुंसी के रूप में प्रकट होती है, दिखाई देती है। यह होती तो प्रायः पलकों के बाहरी सरफेस पर ही है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन कभी कभी ये अंदर भी हो सकती है। तो ये दोनों तरफ हो सकती है। इसमें एज ग्रुप का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। यह मुख्य रूप से होता क्या है कि ये सीबेशियस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है। सीबेशियस ग्लैंड क्या है? तो यह एक ऐसी ग्लैंड है जो सीबा नामक तैलीय सबस्टेंस का सिक्रीशन करती है। ये सीबा करता क्या है? ये हमारे स्किन को स्मूथ रखने में, मेंटेन करने में मदद करता है। तो जब इसी ग्लैंड में कारण चाहे जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो फिर रिजल्ट उसका स्टाई के रूप में देखने को मिलता है। इसमें कारण में बताया जाता है कि पलकों में बहुत सारी सीबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो आईलिड्स के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। इनमें से जब कोई सीबेशियस ग्लैंड अवरुद्ध हो जाए, यानी उसका सिक्रीशन, उसका जो सीबा है वो निकलना बंद हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो वहाँ पर ये कचरा इकट्ठा होने लगता है उसका, और ये जो डेड सेल्स हैं इनका भी कचरा इकट्ठे होने लगता है, और तेल के जमाव के कारण वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने के अवसर बनते हैं। जब बैक्टीरिया पनपता है, डेवलप करता है, तो जैसा कि बैक्टीरिया का गुणधर्म है, यानी वो इन्फेक्शन करेगा तो इन्फेक्शन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्टाई का जन्म हो जाता है, ये स्टाई आ जाती है। तो ये कारण बताए गए। और क्या बताया गया? कारण नंबर 2 में एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये जो स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया है यह मुख्य रूप से स्टाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगर ये आईलिड्स के इर्द गिर्द पहुँच गया और वहाँ पर इसने अपना इन्फेक्शन फैला दिया तो फिर निश्चित रूप से मानिए कि वहाँ पर स्टाई का होना तो निश्चित है। अब रिस्क फैक्टर, यानी किन किन लोगों में, किन किन कंडीशंस में स्टाई होने के चांसेस अधिक बनते हैं, तो इसमें बताया गया कि ये जो ब्लेफेराइटिस का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। यानी ब्लेफेराइटिस पिछली वीडियो में आपको बताया गया था आँख की एक प्रॉब्लम है, अगर होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी स्टाई हो सकता है। और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है, यानी वहाँ पर स्टाई होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं जहाँ पर पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है, यानी साफ सफाई में कमी रह जाती है, उसके मेंटेनेंस में कमी रह जाती है, तो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में स्टाई के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और किन कारणों से हो सकता है? तो जहाँ पर माल न्यूट्रिशन हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो माल न्यूट्रिशन से का शिकार हो, जिसे प्रॉपर डाइट न मिलता हो, तो माल न्यूट्रिशन में हो जाएगा और माल न्यूट्रिशन भी स्टाई का कारण बन सकता है। चौथे जो कारण में बताया गया वो होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन की कमी। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन है जिससे एंटीबॉडी बनती है
और ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करने में, मजबूत करने में ये प्रोटीन मदद करती है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो फिर स्टाई होने के चांसेस या रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। स्टाई के को कैसे आप पहचानेंगे, तो इसमें कुछ लक्षण बताए गए हैं। यदि ये लक्षण एक व्यक्ति में एक साथ अगर दिखते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि वह अमुक व्यक्ति स्टाई से पीड़ित है। तो इसमें पहले क्या होता है कि बम यानी जो सरफेस एरिया है आई लीड की, वहां पर एक भाग थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा जो पीले स्पॉट के रूप में होगा। और क्या दिखेगा, वहां पर जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पर पेन होगा, रेडनेस होगी यानी लालिमा होगी, दर्द होगा, सूजन होगी और वो काफ़ी सेंसिटिविटी वहाँ पर होगी, यानी आपने उसे टच भी नहीं किया तभी उसे दर्द की फीलिंग होने लगती है। तो एक्सेस सेंसिटिविटी वहाँ डेवलप कर जाती है, विजन में दिक्कत आती है, देखने में दिक्कत आती है, इचिंग भी होती है, खुजली भी वहाँ पर होती है, इरिटेशन भी होता है और जलन भी होती है, बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होती है और अधिक मात्रा में टीयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में बताया गया है कि हम आँखों की साफ सफाई जब करते हैं तो ये जो डिसइंफेक्शंस के जो प्रोटोकॉल हैं, नियम हैं, उनके अनुसार हमें आँखों की साफ सफाई करते समय उनका ध्यान रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप साफ सफाई मेंटेन करते हैं तो स्टाई होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, वो ठीक रहेगा। गर्म सेक भी आप कर सकते हैं और स्टाई के केस में एंटीबायोटिक दवाओं जैसे क्लोरमफेनिकाल और इरिथ्रोमाइसिन, वैसे तो कोई भी एंटीबायोटिक देंगे तो चूंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पेशेंट को लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन खास तौर से कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स बताए जाते हैं जिनके प्रयोग से पेशेंट को या पीड़ित को लाभ विशेष मिलता है। वो एंटीबायोटिक ड्रग होते हैं क्लोरमफेनिकाल और इरिथ्रोमाइसिन। इनका उपयोग करने से पेशेंट को लाभ विशेष मिल सकता है। अब वहाँ पर अगर दर्द है तो फिर हमें एनाल्जेसिक ड्रग जैसे स्टामिनोफेन का प्रयोग करने से नहीं चूकना चाहिए। वैसे तो कोई भी एनाल्जेसिक लेंगे तो उसे आराम मिल जाएगा, लेकिन स्टामिनोफेन का लाभ स्टाई में कुछ विशेष माना जाता है। इसलिए यदि उसको दर्द की फीलिंग है, दर्द हो रहा है, तो स्टामिनोफेन का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। अब जो लास्ट बिंदु है वो है रोकथाम के उपाय। स्टाई न हो, इससे हम बचे रहें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ जागरूकता की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको यदि आप पहले से जानते हैं और उसको आप अपने जीवन में, अपने लाइफ रूटीन में, डेली रूटीन में अगर उनको इंक्लूड करते हैं तो आप स्टाई से काफ़ी हद तक अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, बच सकते हैं और ये जानकारी दूसरों को शेयर करके उनको भी बचा सकते हैं। तो रोकथाम के उपाय में बताया गया कि जब रोगी जो चीज़ों जैसे खास तौर से हैंकी हुआ, ये टॉवल हुआ, चश्मा हुआ, इस तरह का सामान जो वह यूज कर रहा है, तो एक हेल्दी व्यक्ति को ऐसे सामानों को यानी उसके द्वारा प्रयुक्त सामानों को अपने ऊपर यूज नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। दूसरा है प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना, यानी ये तो एक डेली लाइफ का, डेली रूटीन का हाइजीन जो है एक रूटीन वर्क है, इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में इसको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे तमाम अन्य बीमारियों से बचने के लिए हमें हाइजीन पर ध्यान देना होता है, उसी तरीके से हमें आँखों के बारे में भी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करते रहना चाहिए। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो फिर स्टाई से हमें मुक्ति मिल सकती है और हम इससे बचे रह सकते हैं। गंदे हाथों से बार बार आँखों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदे हाथों के माध्यम से यहाँ पर कोई बैक्टीरिया पहुँच सकता है, कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पहुँच सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, परिणाम स्वरूप स्टाई की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा जो लास्ट उपाय बताया गया कि जगने के बाद जब आप सो कर के उठते हैं तो कुछ समय के लिए पलकों पर
गर्म वॉश क्लॉथ का प्रयोग करना चाहिए। इससे आप स्टाई होने से अपने को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम स्टाई नामक चैप्टर की क्लोजिंग करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम कोई स्किन आई से संबंधित कोई दूसरी नई प्रॉब्लम लेकर के आएंगे और आपके साथ उस पर इन डिटेल चर्चा करना चाहेंगे।